मुख्यमंत्री ने रायपुर में विभिन्न निर्माण कार्यों का किया लोकार्पण। प्रदेश में 1 दिसंबर से होगी धान खरीदी। मुख्यमंत्री ने कहा, किसानों की सुविधाओं का रखा जाएगा पूरा ध्यान। और सशस्त्र सेना झंडा दिवस, शहीद सैनिकों और उनके आश्रितों के पुनर्वास के लिए की गई सहयोग की अपील। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना जनप्रतिनिधियों और लोकतांत्रिक संस्थानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। गुजरात के केवड़िया में आज पीठासीन अधिकारियों के 80वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति हमेशा ईमानदार रहें। उन्होंने कहा कि जब दुनिया भर में लोकतांत्रिक संस्थानों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, भारत के लोकतांत्रिक संस्थान और अधिक मजबूत हुए हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के प्राचीन ग्रंथों में लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लेख मिलता है। भारत में आज से लगभग 2500 वर्ष पहले से गण तथा संघ जैसे स्वतंत्र शब्द प्रयोग में रहे हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में गणतंत्र का उल्लेख जनतंत्र तथा गणराज्य के आधुनिक संदर्भों में किया गया। हमारे यहाँ वैशाली, कपिलवस्तु और मिथिला, जो वर्तमान में बिहार राज्य के क्षेत्र हैं, जैसे अनेक गणतंत्र अस्तित्व में थे। इस प्रकार भारत को वास्तव में गणतंत्र की जननी भी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इन मूल्यों को संविधान में समाहित किया है। श्री कोविंद ने कहा कि देश की जनता चुने हुए जनप्रतिनिधियों से संसदीय मर्यादा का पालन करने की अपेक्षा करती है। मानना है कि देश की जनता अपने जनप्रतिनिधियों से संसदीय मर्यादाओं के पालन की अपेक्षा करती है। इसलिए कभी कभी जब जनप्रतिनिधियों द्वारा संसद या विधानसभा में अमर्यादित भाषा का प्रयोग या अमर्यादित आचरण किया जाता है तो जनता को बहुत पीड़ा होती है। जन कल्याण के व्यापक हित में सामंजस्य और समन्वय का मार्ग अपनाना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में वाद को विवाद न बनने देने के लिए संवाद का माध्यम ही सबसे अच्छा माध्यम होता है। सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष और इस सम्मेलन के अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी पीठासीन अधिकारियों से कहा कि वे संविधान दिवस पर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों पर विचार करें। उन्होंने पीठासीन अधिकारियों से यह शपथ लेने की भी अपील की कि वे हमारे महान नेताओं द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल राजधानी रायपुर में स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा नागरिक सुविधाओं के लिए बनाए गए 6 योजनाओं का लोकार्पण किया। इन निर्माण कार्यों में देवेंद्र नगर सड़क विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण तथा दुकान निर्माण कार्य शामिल हैं, जो कि करीब 3 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने व्यवसायियों को इन दुकानों की चाबी सौंपी। वहीं कलेक्ट्रेट परिसर में बनाए गए ऑक्सीजोन मार्ग पर करीब 2.25 करोड़ रुपए की लागत से बने स्मार्ट सड़क, ऐतिहासिक बाजार, बूढ़ा तालाब, म्यूजिकल फाउंटेन और कलेक्ट्रेट उद्यान को भी लोगों के लिए खोला गया। वहीं करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए जवाहर बाजार में 150 दुकानें हैं। इनमें 67 व्यवसायियों को दुकानें आवंटित कर दी गई हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में लैंडस्केपिंग और लाइटिंग के साथ आकर्षक उद्यान विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री ने सिटी कोतवाली थाना, कबीरनगर थाना भवन का भी लोकार्पण किया और साइबर संगवारी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए सहयोगी होंगे।
भारत ने कोविड-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। संक्रमण के नए मामले लगातार 18वें दिन प्रतिदिन 50,000 से नीचे दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटों में लगभग 44,000 नए मामले सामने आए और लगभग 38,000 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए। अब तक 86,42,000 से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने का राष्ट्रीय औसत बेहतर होकर 93.72% हो गया है। मौजूदा सक्रिय मामलों की तुलना में लगभग 20 गुना लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कोविड से संबंधित केंद्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराना चिकित्सकों, चिकित्सा कर्मियों और कोरोना योद्धाओं द्वारा किए जा रहे समर्पित कार्य से संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर घटी है। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,829 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या 22,815 है। इस बीच अस्पताल से करीब 84,147 मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जबकि 15 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण के कारण हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। बिना मास्क के पाए जाने पर 200 रुपए जुर्माना का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में 1 दिसंबर से किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि इस दौरान किसानों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इसके लिए धान खरीदी केंद्रों में सभी तैयारियां शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिए। इस वर्ष करीब 21.5 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है। इसमें 2.5 लाख नए पंजीयन हैं। पिछले साल की तुलना में इस साल पंजीकृत किसानों की संख्या 10% अधिक है। धान खरीदी के लिए आगामी 27 नवंबर से टोकन वितरण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसी कड़ी में दुर्ग जिले में धान उपार्जन केंद्रों में सभी तैयारियां की जा रही हैं। ग्राम जेवरा सिरसा के समिति प्रबंधक दुर्गेश कुमार साहू ने बताया कि इस बार 998 किसानों ने पंजीयन कराया है, जो कि पिछले साल की तुलना में अधिक है। इस बार धान खरीदी की व्यवस्था जो है पूर्व वर्ष की भांति प्रारंभ हो चुका है, जिसमें जैसे हमारे पिछले वर्ष पंजीकृत कृषक 898 किसान था, जिसमें से इस वर्ष 2020-21 के लिए 998 किसान, जिसमें 100 किसानों की वृद्धि हुई है और साथ ही साथ रकबा में भी वृद्धि हुई है। और इस प्रकार से पंजीकृत की जो पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुका है और पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत अब हम धान खरीदी की जो व्यवस्था है उसके लिए फड़ की जो साफ सफाई वो भी करवा चुके हैं और साथ ही साथ चबूतरा निर्माण भी हो चुका है। और शासन के निर्देशानुसार जैसे कि 1 दिसंबर से धान खरीदी प्रारंभ करना है, तो उसी की व्यवस्था में और अच्छे से हम लगे हुए हैं। धान खरीदी को लेकर दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बताया कि दुर्ग जिले के 87 उपार्जन केंद्रों में 31 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जाएगी। इसके लिए 7 नए केंद्र भी बनाए गए हैं। 7 नए धान खरीदी केंद्र का भी शुरुआत होगा, तो कुल मिलाकर 87 धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से इस वर्ष खरीदी होगी। क्योंकि धान खरीदी 1 दिसंबर से शुरू होना है और बारदानों के संबंध में नए बारदानों की आपूर्ति में कुछ कमी है, तो इसके लिए पुराने बारदानों की व्यवस्था भी जारी है। लगभग जितनी आवश्यकता है उससे अभी इनिशियल धान खरीदी के लिए जितने बारदानों की आवश्यकता है उतने बारदाने एकत्रित कर लिए गए हैं। धान खरीदी के दौरान बारदानों की कमी न हो, ये सुनिश्चित करने के निर्देश सभी जिला कलेक्टर्स को दिए गए हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें
ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। राजनांदगांव जिले में पुलिस ने सर्चिंग के दौरान काफी मात्रा में विस्फोटक और माओवादी सामान बरामद किए हैं। गातापार थाना क्षेत्र के ग्राम कोहका बहरा पहाड़ी जंगल क्षेत्र में माओवादियों द्वारा डंप किया गया विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट पुलिस ने बरामद किया है। जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश बरई ने बताया कि माओवादियों ने कोवाची के जंगल में जमीन के अंदर 50 किलो अमोनियम नाइट्रेट छुपा कर रखा हुआ था। मानपुर क्षेत्र अंतर्गत औंधी थाना में कल पुलिस के द्वारा 50 किलो का आईडी जब्त किया गया है। अमोनियम नाइट्रेट था मूलतः, जिसको एहतियात के तौर पर सुरक्षार्थ उसको डिस्पोज कर दिया गया है। पुराने गोपनीय सैनिक की सूचना पर से पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई। दूसरा, गातापार क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में पुलिस को सूचना मिली कि कुछ डंप है, जिस पर से गोंदिया पुलिस और जिला पुलिस राजनांद के द्वारा उस डंप को जब्त किया है, जिस पर जरूरी आवश्यक सामग्री एवं कुछ नक्सली साहित्य एवं डैमेज हुआ ग्रेनेड प्राप्त हुआ है। उधर दंतेवाड़ा जिले में 3 लाख के इनामी माओवादी ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि डीवीसी सुरक्षा दलम का डिप्टी कमांडर बड़े गुटरा, एटेपाल और छोटे गुटरा के आसपास के इलाकों में माओवादी गतिविधियों में सक्रिय था। उसने राज्य सरकार के लोन वर्राटू अभियान के तहत आत्मसमर्पण किया। पुलिस ने सर्चिंग के दौरान इन क्षेत्र के जंगलों में माओवादी साहित्य और अन्य सामान भी बरामद किए, जिनकी कीमत करीब 2 लाख रुपए है। प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। इस दिन शहीद सैनिकों को सम्मान और श्रद्धांजलि देने देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के सचिव सेवानिवृत्त एयर कमांडर एएन कुलकर्णी ने प्रदेशवासियों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि शहीद सैनिकों की विधवाओं, भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के पुनर्वास के लिए अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग करें। भाइयों और बहनों, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस देश के वीर सैनिक जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान कर दिया है, उनको सम्मान एवं श्रद्धांजलि देने हेतु पूरे भारतवर्ष में हृदय से मनाया जाता है। इस अवसर पर मैं सचिव राज्य सैनिक बोर्ड एवं संचालक सैनिक कल्याण छत्तीसगढ़ के सभी नागरिकों से सहृदय अपील करता हूं कि शहीद सैनिकों की विधवाओं, भूतपूर्व सैनिकों एवं सेना में सेवारत सैनिकों और उनके आश्रितों के पुनर्वास, पुनर्नियोजन तथा कल्याणकारी कार्यों के लिए अधिक से अधिक दान देकर इस पुनीत कार्य को योगदान करें। श्री कुलकर्णी ने कहा कि नजदीक के जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के कार्यालय से संपर्क कर चेक या ड्राफ्ट के रूप में योगदान दिया जा सकता है। सैनिकों और उनके परिजनों के कल्याण के लिए दी जाने वाली ये राशि आयकर से मुक्त रहेगी। रेल हादसों के दौरान आपातकालीन स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों को लेकर आज रायपुर के समीप कुम्हारी में एक मॉक ड्रिल किया गया। रेलवे अधिकारियों और एनआरडीएफ की टीम ने ट्रेन हादसों को लेकर मॉक ड्रिल किया। इस प्रदर्शन में एनडीआरएफ की 3 टीमें और रायपुर रेल मंडल के सुरक्षा विभाग के 100 कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान हादसे के समय ट्रेन में फंसे लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाने का ड्रिल किया गया। इस बारे में रायपुर मंडल रेल प्रबंधक श्याम सुंदर गुप्ता ने बताया कि मॉक ड्रिल में रेल कर्मियों ने हादसे के दौरान किए जाने वाले बचाव कार्यों का प्रदर्शन किया। जो एक्सरसाइज यहाँ पर की गई थी, यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम और रेलवे की टीम ने मिलकर के जॉइंट एक्सरसाइज की। इस एक्सरसाइज का मेन उद्देश्य ये था कि किसी कोई अगर दुर्घटना होती तो उस समय हम कोऑर्डिनेटेड तरीके से रेस्क्यू और रेस्टोरेशन का ऑपरेशन करते हैं। मॉक ड्रिल में मेडिकल टीम, आरपीएफ और जीआरपी के जवान भी शामिल हुए।
दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेंगे। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।